हेलो एवरीबॉडी। आज हम 7th क्लास की हिस्ट्री का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ है और जो ये 7वीं शताब्दी थी, जो उपमहाद्वीप है, विभिन्न हिस्सों में जो है शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को जो है इसमें दिखाया गया है या फिर उनका इसमें वर्णन किया गया है। जैसे कि आप मानचित्र फर्स्ट में भी देख सकते हैं, ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर जो अलग अलग राजवंश थे, जैसे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल या फिर चौहानों ने जो चौहान जो बाद में कहलाए गए, उनके कुछ ये राज्य थे, जैसे गुर्जर, प्रतिहार, चंदेल, कन्नौज, चहमान, इंद्रप्रस्थ। तो कुछ राज्य थे जिनका जो है इन पर जो है राज रहा है। तो आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने महातात या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने वाले सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते। कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। तो 7वीं सदी तक आते आते उपमहाद्वीप में कई जो राजा थे उनका राज्य रहा है, लेकिन कुछ योद्धा सरदारों का भी अस्तित्व उस समय देखा गया। जो राजा थे वो इन्हें माताहत या सामंत कहते थे, क्योंकि जो राजा थे वे इनसे उम्मीद करते थे कि जो ये योद्धा या फिर जो सरदार है, जो ये योद्धा से ये उम्मीद करते थे कि वे हमारा जो है युद्ध लड़े जाएंगे, सेना में हमारी सहायता करेंगे। जो सरदार थे उपहारों की उनसे जो है उपहार लाएंगे उसकी ये कल्पना करते थे। और जो इन्हें जो है बाद में महामंडलेश्वर भी इन्होंने अपने आप को जो है ये घोषित किया है, यानी जो सरदार थे ये बाद में अपने आप को महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का स्वामी घोषित कर देते थे। कभी कभी वे स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र होकर, मतलब जो राजा का जो वहाँ पे राज था उससे अलग होकर अपने आप को स्वतंत्र होने का भी दावा करते थे। इस तरह का उदाहरण जो है जो दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, लेकिन 8वीं शताब्दी के मध्य में आते आते एक राष्ट्रकूट जो प्रधान थे दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया था, उसे हराया और हिरण्य गर्भ शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसके जो याजक है, चाहे वो अक्षेत्रीय ना जन्मे हो, लेकिन अक्षेत्रीय के रूप में दोबारा अक्षेत्रीयत्व प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे एक जो कर्नाटक के राजा थे, चालुक्य राजाओं से उनका मतलब जो राज था, चालुक्य राजा या राज्य, तो उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे एक राष्ट्रकूट का जो प्रधान था दंती दुर्ग, जो चालुक्य के जो राजा थे उनके अधीन रहने से मना कर दिया था। उसने बाद में कहा था कि जो अक्षेत्रीय नहीं है, अक्षेत्रीय का रहते हुए भी अगर उन्हें दोबारा अक्षेत्रीय का अस्तित्व प्राप्त करना है तो वे हिरण्यगर्भ नामक यानी सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान करवाते थे ब्राह्मणों से। और बाद में सहायता जो है वे मानते थे कि इस जो ये योजक था, जो ये अनुष्ठान था, इससे जो अक्षेत्रीय नहीं है वो भी अक्षेत्रीयत्व प्राप्त कर लेंगे। कुछ अन्य उदाहरण भी सामने आए हैं इस तरह के, जैसे कुछ जो कारोबारी उद्यमी यानी कारोबारी परिवारों के जो पुरुष थे, जो राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल इन्होंने किया था। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मन, गुर्जर, प्रतिहार, हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर सशस्त्र को अपना लिया था। कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। यहाँ पे जो कारोबार से जो सम्मिलित थे
या फिर जो कारोबारी थे उनके जो पुरुष थे और राजशाही में अपना जो है वो आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, अपने राज्य को सफलतापूर्वक जैसे कर्नाटक और राजस्थान में जो है स्थापित करना चाहते थे। तो उन्होंने मिसाल के तौर पर जैसे हम गुर्जर प्रतिहार की बात करें तो जो है हरिश्चंद्र ये ब्राह्मण थे, इन्होंने अपने आप को और अपने राज्य को फैलाने के लिए जो है जो कारोबार का पैसा छोड़कर सशस्त्र को अपना लिया था। और सशस्त्र को अपनाने का मतलब है कि इन्होंने अक्षेत्रीय जो है वो अक्षेत्रीय जैसे हमने अभी पढ़ा कि अक्षेत्रीय के रूप में जो है वो अनुष्ठान कराकर अक्षेत्रीयत्व प्राप्त कर लिया था। यहाँ पे आपको एक ये चित्र देख पा रहे हैं, ये एलोरा की गुफा में एक चित्र है जो विष्णु जी है उनके नरसिंह का अवतार है इसमें, और ये जो राष्ट्रकूट के जो राजा थे उनके द्वारा इस कलाकृति को बनवाया गया था। अब बात करते हैं राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भवनों का स्वामी, इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। लेकिन इस तरह के बावजूद भी वे अपने सामंतों साथ ही किसान, व्यापारियों या ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। राज्यों के जो राजा थे उन्होंने जो है उन्हें कई उपाधियां दी गई, जैसे राजाओं के राजा या फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी। लेकिन इससे अलग कई सारे ऐसे जो दावों के बावजूद भी, क्योंकि इन्होंने अपने आप को मतलब बड़ी उपाधियां दी है, लेकिन इसके बाद भी जो सामंत थे, किसान, व्यापारी थे या फिर जो ब्राह्मण थे, इन्होंने अपनी सत्ता में उन्हें अधिकार दे रखा था, या फिर हम कह सकते हैं कि वे अपनी सत्ता में इन्हें साझेदारी देते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसान, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का हिस्सा त्यागने के लिए बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करते थे। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। जो किसान और पशुपालक थे या फिर जो कारीगर थे उनसे जो है संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। जैसे कि हमने इससे पहले अध्यायों में भी 6th क्लास के जो अध्याय हमने पढ़े हैं उनमें भी देखा है कि जो पशुपालक थे और जो जंगलों में रहने वाले वनवासी थे वो राजाओं के लिए कंदमूल फल लाते थे। जो कारीगर थे वो महल में जाकर काम करते थे। तो यहाँ पे भी देखा गया है कि इनसे ये संसाधन इकट्ठे करते थे और बाद में जो है इनको इनके उत्पादक थे इसके त्यागने के लिए इन्हें बाध्य किया जाता था। कभी कभी जो है अगर ये कुछ इनसे मांगते थे तो ये कर के रूप में कर को मानकर यानी लगान को मानकर इनसे कर के रूप में वसूला जाता था। और जो इस कर को वसूलते थे वे कहते थे कि जो जैसे किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों पे जो ज़मीन थी कर के रूप में ये कहते थे कि हम आपकी ज़मीनों के भूस्वामी हैं। यहाँ पे अगर हम व्यापारियों की बात करें तो जो कर था, जो राजस्व था वो व्यापारियों से भी यहाँ लिया जाता था। जो दूर दराज से व्यापारी आते थे तो उनसे भी कर की वसूली की जाती थी। अब हम बात करते हैं 400 कर क्या था। तमिलनाडु में चोल वंश का शासन था और इन्हीं जो अभिलेख थे उसमें कई जो चोल वंश के जो अभिलेख हुए हैं उनमें कई तरह के करों का जो है वो उल्लेख है। बेटी जो नगद की बजाय जबरन शर्म के रूप में लिया जाता था। जबरन शर्म कदमाई यानी भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए जो है सीढ़ी का इस्तेमाल करने पर लगाने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने वाला कर इत्यादि कई तरह के करों का इसमें उल्लेख है। यहाँ पे एक बेटी कर की बात की गई है जो नगद या फिर जबरन शर्म यानी जो लोग थे यहाँ पे तो उनसे कर के रूप में जो है वो कार्य कराया जाता था यानी शर्म कराया जाता था। यहाँ पे अन्य कई तरह के कर थे, जैसे मकान पर छाजन डालने पर यानी मकान पर छत डालने पर भी कर लगाया जाता था। जो खजूर का ताड़ का पेड़ था उन पर चढ़ने के लिए भी जो अगर कोई चढ़ रहा है तो उस पर कर लगाया जाता था।
पारिवारिक संपत्ति का जो उत्तराधिकारी यानी मालिक होता था उससे भी कर वसूला जाता था। तो जो इसमें जो ये अभिलेख है इसमें कई तरह के करों का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं ये संसाधन राजाओं की व्यवस्था थी उसका वित्तीय आधार वो बन गए थे। साथ ही मंदिरों दुर्ग के निर्माण में इनका इस्तेमाल होता था, यानी जो ये कर वसूले जाते थे इनका जो मंदिर बनवाए जाते थे राजाओं के द्वारा, बड़े दुर्ग बनवाए जाते थे, उनमें इन करों का इस्तेमाल किया जाता था। यानी जो कर के संसाधन थे वो राजाओं के लिए वित्तीय आधार बन गए थे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो राजा कर वसूलते थे वो एक संसाधन के रूप में बन गया था राजा के लिए। इसके बाद जो व्यापारिक मार्ग थे, तो जो व्यापारी जो आते थे उनसे भी व्यापारिक मार्गों के लिए उनसे लूट की शक्ल में जो धन मिलता था, तो वो भी जो कर व्यापारियों से ये कर भी लेते थे और लूट भी इनसे कर लेते थे, तो इनसे भी धन प्राप्त होता था। अब बात करते हैं राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति। जो पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि हमने अब तक भी पढ़ा है कि जो राजा होते थे वो अगर सेना में कई बार जैसे कि कोई भी जो ओहदा यानी जो भी स्थान देना होता था, जैसे सेनापति हुए या फिर अन्य कई ऐसे पद होते थे, तो राजा उन्हें ही ये पद देता था। ये वंशनागुत थी, यानी वो उन्हें ही इस पद पर बैठाता था जो पहले से या तो उस पद पर रहा हो और आगे उनके जो पुत्र थे वो होते थे, या फिर कोई जो संबंधी राजा का जो निकट संबंधी होता था वो जो है इन पदों पर, इन ओहदों पर बैठ सकता था। अब बात करते हैं प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान की। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सत्य तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसे दर्शाते थे। अक्सर राजा मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। जो प्रशस्तियाँ हैं उसमें यही उल्लेख मिलता है कि राजा सूरवीर या विजय योद्धा के रूप में अपने आप को दर्शाता था। जो विद्वान और ब्राह्मणों के द्वारा ये प्रशस्तियाँ रची गई है उनमें प्रशासन के बारे में जानकारी भी हमें मिलती है। अब बात करते हैं नागभट्ट की उपलब्धियाँ। यहाँ पे कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का भी बखान किया है, जैसे कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में भी हमने पढ़ा है। यह संस्कृत में लिखी गई है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन है। एक राजा हुए हैं जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में, तो एक जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमें प्रशस्ति मिली है, तो यहाँ पे एक जो थे प्रतिहार वंश था, उनके ये राजा थे नरेश नागभट्ट थे। तो इन्होंने इस प्रशस्ति में इनकी जो उपलब्धियाँ थी, जो इनके कार्य थे, उनका वर्णन किया गया है। जैसे इन्होंने कहा है कि आंध्र सेंधव जो सिंध का इलाका था, विदर्भ जो महाराष्ट्र का एक हिस्सा था, कलिंग जो उड़ीसा का हिस्सा था, जो वहाँ के राजा थे, तो इन्होंने इसमें कहा है प्रशस्ति में कि उनके जो राजा थे वहाँ के, वो मेरे सामने नहीं टिक पाते थे। यानी ये बात नागभट्ट कह रहे हैं कि वे मेरे सामने नहीं टिक पाते थे, जब वे राजकुमार थे मैंने तभी इनको हरा दिया था। इसके बाद उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को भी विजित किया है। उन्होंने कहा है कि जो वंग यानी बंगाल का जो हिस्सा था, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश, किरात वनवासी, तुर्क वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के जो राज्य थे वहाँ के भी राजाओं को मैंने पराजित किया है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि जो ब्राह्मण थे वो अनुष्ठान करते थे। इससे पहले के अध्याय में भी हमने जो ब्राह्मण है उनका जो वर्णन देखा है। जो राजा थे वो पुत्र प्राप्ति के लिए जो है यज्ञ करवाते थे।
तो ब्राह्मण जो है उनका स्थान ऊंचा माना जाता था। तो इसी को देखते हुए जो राजा थे वो ब्राह्मणों से अगर कोई अनुष्ठान कराते थे, कोई यज्ञ कराते थे, तो उन्हें पुरस्कार के तौर पर, दक्षिणा के तौर पर भूमि देते थे, जिसे भूमि अनुदान कहा गया। जो अभिलेख हुए हैं उनमें जो है ये ताम्रपत्र के, आप ये भी देख पा रहे हैं, ये ताम्रपत्र का एक अभिलेख है। तो जिन्हें भूमि दी जाती थी उन भूमि पाने वालों का इसमें उल्लेख मिलता है। जैसे जो ये ताम्रपत्र है ये थोड़ा संस्कृत और तमिल में लिखा गया है। इसमें संस्कृत और तमिल दोनों हैं, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। यानी जो भूमि जो ब्राह्मण थे उन्हें दी गई है, उनका इसमें उल्लेख है। और जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उनमें राजसी मोहर भी लगाई जाती थी, ताकि उससे यह पता चल सके कि कौन से राजा ने और किस राज्य में जो है भूमि अनुदान दिया गया है। भूमि के साथ क्या दिया जाता था, जैसे कि जो ब्राह्मण थे, राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान यानी भूमि दी जाती थी। तो यहाँ पे तमिल भाग, जो चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक ये अंश है कि उन्हें और क्या क्या दिया जाता था। जैसे हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित किया है। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, गांव, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और जो गहरी झील थी जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। तो यहाँ पे जो है ये मेड़े की बात हो रही है। आज के समय में भी अगर हम देखेंगे तो इससे भी हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और उस समय भी अगर जो है कोई जो भूमि है उस पर हम कोई फलदार जो है वृक्ष लगा रहे हैं, जो बगीचे हैं उनके चारों ओर हम क्या तो मेड़े बना देते हैं या फिर जो है झाड़ियाँ बना देते हैं, तो ताकि वो जो है सुरक्षित रह सके। या फिर जो दलदली ज़मीन है, जो पानी के हौज है या फिर जो खाइयाँ है, नदियाँ हैं, उनके आसपास भी हम मेड़ बना देते हैं ताकि वे सुरक्षित रहे। इसमें मछलियों के तालाब भी शामिल होते हैं। आज भी मछलियों के तालाब आप देख सकते हैं कि उनके चारों ओर जो है हम एक तरह की मेड़ बना देते हैं। गहरी जो झील होती है इनमें जो उनसे खतरा होता है तो उसके लिए भी हम मेड़े बना देते हैं। तो जो उस समय था तो उस समय भी इनसे सुरक्षित रहने के लिए या फिर इन्हें फलदार जैसे वृक्ष थे इन्हें सुरक्षित रखने के लिए इनके चारों ओर क्या तो कांटेदार झाड़ियाँ रख दी जाती थी या फिर मिट्टी की मेड़े बना दी जाती थी। इसके बाद यहाँ पर कर वसूली कर सकते थे, यानी जिन्हें भूमि मिलती थी, जैसे ब्राह्मण जो भूमि इन्हें अनुदान में मिलती थी तो ये उससे कर भी वसूल कर सकते थे। ये कई तरह के जो है कर भी वहाँ पे लगा सकते थे जो आसपास के लोग थे, जैसे पान के पत्तों पर कर, बुने हुए कपड़ों पर कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर ये वसूल सकते थे। पक्की ईंटों से जो बने घर थे, कमरे थे, अगर वो कोई बनवा रहा है तो उनसे भी कर वसूल सकते थे। ये जो है कुएं खुदवा सकते थे, यानी जो ये अपनी ज़मीन पर अगर कुएं खुदवा रहे हैं तो उस पर भी कर लगाते थे। पेड़, कांटेदार झाड़ियाँ अगर ये लगवा सकते थे, यानी अगर ये अपनी ज़मीन में कोई फलदार जैसे वृक्ष जो लगवा रहा है तो उससे भी ये झाड़ियाँ लगा सकते थे। ज़रूरी सिंचाई के लिए ये नहर बनवा सकते थे, उससे भी ये कर वसूल सकते थे। तो कई करों का इसमें वर्णन है जो भूमि अनुदान के बाद ये अपनी ज़मीन का उपयोग करके जो लोग थे उनसे कर के रूप में वसूल कर सकते थे। अब बात करते हैं 12वीं शताब्दी में एक ब्रह्म संस्कृत काव्य भी रचा गया है जिसमें कश्मीर के जो राजा थे उनका इतिहास इसमें बताया गया है। एक कल्हन नामक एक रचनाकार हुए हैं, उन्होंने अपने वृत्तांत में लिखा है, जो शिलालेख है, जो दस्तावेज है, उनसे जो है इसने जो है इतिहास को लेकर, यानी इतिहास से कनेक्ट करके, जैसे हमने जो है वो मगध के जो राजा थे अशोक,
उनके टाइम में भी पढ़ा है कि वे जो उनके जो नियम थे या फिर कुछ बातें थी लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो जो है शिलालेखों पर अपने जो है नियम अंकित करवाते थे। तो वहाँ से कई स्तोत्रों को शामिल कर इन्होंने अपनी परिशिष्टि जो है वृत्तांत लिखा है। जो कलहन थे उन्होंने वृत्तांत लिखा है, परिशिष्टियों के लेखकों से भिन्न था। यानी जो कलहन ने जो वृत्तांत लिखा है और जो अन्य लेखकों ने जो उस समय की जो परिशिष्टियाँ थी या फिर जो इतिहास था उससे जानकर जो भी अन्य लेखकों ने जो इतिहास लिखा उससे ये भिन्न हो गया। बाद में ये जो कलहन का लिखा हुआ ये रचना थी, वृत्तांत था, इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई और 12वीं सदी के लिए इसे असाधारण ग्रंथ के रूप में जो है जाना गया। अब बात करते हैं धन के लिए युद्ध। धन के लिए युद्ध तो होता था, लेकिन राज्यों के लिए भी युद्ध जो है राजाओं के द्वारा लड़े जाते थे। आसपास के जो राजा थे वो राज्यों पर कब्जा करने के लिए भी, अपना शासन जमाने के लिए भी जो युद्ध करते थे। इनमें प्रत्येक शासक राजवंश का आधार क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए जो है युद्ध लड़ते थे। यह एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। जैसे अब बात करते हैं कन्नौज की। गंगा घाटी में एक कन्नौज था, वहाँ पे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंशों के शासक सदियों तक जो कन्नौज जो था उसके ऊपर यानी अपना राज करने के लिए, अपना राज्य स्थापित करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। और यह लड़ाई इतनी लंबी चली थी कि इसे जो है, क्योंकि यह 3 पक्षों में लड़ाई थी, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश के शासकों में यह लड़ाई थी, तो इसे इतिहासकारों ने जो है इसे त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो नाम दिया गया है, क्योंकि यह जो लड़ाई थी वो 3 पक्षों के बीच में लड़ी गई थी। इसके बाद शासकों ने कई बड़े मंदिरों का निर्माण भी करवाया है। अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का इन्होंने प्रयास किया है। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो वे मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। यहाँ पे जो शासक हुए हैं, कई शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने राज्यों में बहुत ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग करके, यानी जो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, वो कर भी वसूल करते थे। जो कामगार थे और जो व्यापारी थे या फिर जो अलग अलग तरह का जो कार्य करते थे उनसे जो है कर वसूलते थे या फिर उनसे कार्य करवाते थे। तो उन सब संसाधनों का प्रयोग करके इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। इनके जो मंदिर होते थे ये अपने जो है अपनी जो उनके प्रयास थे या फिर जो अपनी जो संसाधन थे, अपने संसाधन को दिखाने के लिए या अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए ये जो है मंदिरों के ऊंचे दुर्ग बनवाते थे। तो ऊंचे दुर्ग बनवाने के लिए अगर कोई इन पर जो राज्य है, आसपास के जो राज्य है वो आक्रमण कर रहे हैं तो वो मंदिरों को भी निशाना बनाते थे, क्योंकि ये मंदिर जो होते थे बहुत ज़्यादा संपन्न होते थे। अब बात करते हैं एक जो अफगानिस्तान गजनी का एक सुल्तान थे, महमूद जो थे। ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है जिन्होंने भारत पर कई बार आक्रमण किया। 997 से 1030 तक इन्होंने शासन किया है गजनी पर। अपने नियंत्रण का विस्तार इन्होंने मध्य एशिया के कई भागों तक किया। ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक इन्होंने शासन किया है। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था, जिसके निशाने में संपन्न मंदिर होते थे, क्योंकि जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था, जो बहुत ज़्यादा संपन्न था। क्योंकि जो ये राजा हुए थे अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, अपनी संपन्नता को दिखाने के लिए मंदिरों का निर्माण करवाते थे। जो मंदिरों की जो कलाकृति होती थी और जो क्योंकि ये मंदिर जो बहुत ज़्यादा संपन्न होते थे, इनमें अलग अलग तरह की जो है आकृतियों की जो मूर्तियाँ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, या फिर हम कह सकते थे कि ये बहुत ज़्यादा संपन्न मंदिर बनवाते थे। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं सोमनाथ मंदिर, जिसे गजनी ने जो है वो जो गुजरात का क्षेत्र है उसमें सोमनाथ मंदिर है। तो वहाँ पे जो ये सोमनाथ मंदिर है
इसे गजनी ने लूटा था क्योंकि यह बहुत ज़्यादा संपन्न मंदिर था और यहाँ से उसने बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा किया था। बाद में जो गजनी था उसने जो है कई बड़े हिस्सों को जो है लूटा था। वैशाली जो वैभवशाली राजधानी थी, वहाँ की जो गजनी की वैभवशाली जो राजधानी उसने बनाई, उसमें इसने जो धन लूटा था उसका प्रयोग किया। हम यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं सुल्तान, अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है शासक। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहते थे। उसने अल-बरूनी नामक एक विद्वान को उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लिया था। एक जो सुल्तान महमूद हुए हैं उन्होंने उपमहाद्वीप में कौन से राजा हुए हैं या फिर जो उपमहाद्वीप का जो हिस्सा था वहाँ किन किन राजाओं ने जो है जो बाहर के भी जो शासक थे कैसे उन्होंने लूटा है, किस तरह जो है यहाँ पे वो क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे, या फिर उन्होंने किस तरह यहाँ से जो लूटपाट थी वो कैसे की। तो इन सब को जानने के लिए, उपमहाद्वीप की बातों को जानने के लिए इन्होंने अल-बरूनी नामक एक विद्वान को यहाँ का जो लेखा जोखा यानी यहाँ की जो जानकारी थी वो लिखने के लिए भेजा था। और उसने जो अल-बेरूनी थे उसने अपनी किताब उल हिंद में इसका ब्यौरा दिया है और इसे लिखने के लिए इसने जो संस्कृत के उस समय विद्वान थे उसका भी परामर्श लिया था। और जो यह जो किताब उल हिंद है इतिहासकारों के लिए, जो आज के समय में इतिहासकार है उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत साबित भी हुआ है। युद्ध करने वाले राजाओं में चहमान, जिन्हें बाद में चौहान कहा गया, वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व जो अपने नियंत्रण का क्षेत्र विस्तार करना चाहता, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी थी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने 1168 या फिर 1192 तक इसने शासन किया, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक था जो 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों ये हार गया था। यहाँ पे जो चहमान जो जिन्हें बाद में चौहान कहा गया, ये दिल्ली और जो अजमेर का इलाका था वहाँ पे शासन करते थे, लेकिन अपने इलाके को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो है जो पश्चिम और पूर्व का इलाका था वहाँ पे विस्तार करना चाहा। लेकिन बाद में जो गढ़वाल थे, उत्तर प्रदेश के जो गढ़वाल थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो चालुक्य थे गुजरात के, उनका जो है उनसे टक्कर लेनी पड़ी, यानी इनका संघर्ष हुआ। जो चौहान थे, एक प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने यहाँ पे जो शासन किया है, जो चौहानों का ये प्रसिद्ध शासक था। इसने यहाँ पे एक शासक हुआ है सुल्तान मोहम्मद गोरी, एक अफगानी शासक था। पृथ्वीराज तृतीय ने जो पहला युद्ध इनके साथ लड़ा था, लेकिन जो ये मोहम्मद गोरी थे इसमें हार गए थे, लेकिन बाद में मोहम्मद गोरी ने 1192 में इसे हरा दिया था। अब बात करते हैं चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। इस मानचित्र में हम देख सकते हैं कि चोल राज्य और जो चोल राज्य थे उसके जो पड़ोस के जो राज्य थे, जैसे कि आप देख सकते हैं कदम जो या फिर दक्षिणी कलिंग, ये दक्षिणी कलिंग आप देख सकते हैं। ये यादव का जो क्षेत्र था वो आप देख सकते हैं। ये चालुक्य विक्रमादित्य के अंतर्गत ये आता था। तो यहाँ पे कई जो है चोल जो राज्य था उसके ये जो पड़ोसी राज्य थे, तो इसका वर्णन इस मानचित्र में किया गया है। अब बात करते हैं उरेयूर से लेकर तंजावुर तक। कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता हुई है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि चोल वंश जो थे वो सत्ता में कैसे आए थे।
तो यहाँ पे एक मुखिया परिवार की सत्ता थी मुटियार में। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के माताहात थे। उरियार के चोल वंश से प्राचीन मुखिया परिवार के विजयलाल ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभी सूदनी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। बाद में विजयलाल के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाके को जीता और जो उसका राज्य था क्षेत्रफल और शक्ति की दृष्टि से इसने अपने जो राज्य था जो क्षेत्रफल था वो बढ़ाया और बाद में दक्षिणी और उत्तर के साणियान और पल्लव के इलाकों का जो हिस्सा है वो भी अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक जिन्हें माना गया है 985 में राजा बने, उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना अधिकार क्षेत्र में ले लिया इन राज्यों को और बाद में साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन इसने किया। बाद में राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया और उसने इन अभियानों के लिए एक जल सेना भी बनाई थी। अब बात करते हैं भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। जो राजराज और राजेंद्र प्रथम थे उन्होंने तंजावुर का इलाका था और जो गंगई कोड चोलपुरम का जो क्षेत्र था वहाँ पे बड़े मंदिर और स्थापत्य जो थी वो उस बड़े मंदिरों का इसने निर्माण करवाया था। मूर्तिकला की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा चमत्कारी साबित हुई है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संपन्न थे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिरों के आसपास रहते थे, काम करते थे, जिसमें पुरोहित, मालाकार, बावर्ची और मेहतार शामिल थे। ये आप एक मंदिर भी देख पा रहे हैं। जो ये मंदिर है ये जो गंगई कोडचुलपुरम का जो क्षेत्र था वहाँ पे का ये मंदिर है जिसकी छत इसे गंगई कोडचुलपुरम का मंदिर है जो जिसकी छत की क्रमशः पतली होती थी। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं हैं उसे अलंकृत किया जाता था, यानी इन जो ये पत्थर थे इन पर कई तरह की आकृतियां जो है वो बनाई जाती थी। संगीतकार, नर्तक इत्यादि, दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान ही नहीं रखते थे बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। यानी जो चोल वंश के समय में जो कांस्य प्रतिमाएं हुई हैं वे जो विश्व है सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। इनमें तो ज़्यादातर देवी देवताओं की प्रतिमाएं होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं इनकी भक्तों की भी होती थी जो इनकी भक्ति करते थे। अब बात करते हैं कृषि और सिंचाई की। जो चोल थे उनकी कई उपलब्धियां कृषि में रही है। इनमें कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से जो है कई उपलब्धियां इनके माध्यम से संभव हुई है। जैसे कि ये जो कावेरी नदी की बंगाल की घाटी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में जो कावेरी नदी थी वो बट गई थी। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती थी जिसके किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमी रहती थी। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए जो है आर्द्रता मुहैया कराता था। यानी जो ये कावेरी नदी थी ये छोटी छोटी शाखाओं में बट गई थी तो इनका पानी ऊपर उछाल के साथ आता था और जो इनके किनारे थे यानी कावेरी नदी का जो किनारे था वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी जम जाती थी और जो पानी था जो शाखाओं का पानी था वो जो चावल की खेती होती थी उसमें आर्द्रता के लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ है। जो तमिलनाडु का जो हिस्सा था कृषि से पहले ही ये विकसित हो चुका था, लेकिन 5वीं और 6ठी सदी में आकर इस इलाके में जो है बड़े पैमाने पर खेती जो है वो करनी शुरू कर दी गई थी। कुछ
कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में जो है जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध भी बनाए जाने लगे थे। पानी तक खेतों को ले जाने के लिए कई नहरों का निर्माण होने लगा था। कई क्षेत्रों में एक साल 2 फसलें भी जो थी वो उगाई जाने लगी थी। तो जो चोल वंश था, सिंचाई के लिए जो है इसने कई जो है इसकी उपलब्धियां देखी गई है। यहाँ पे ये एक प्रतिमाएं आप देख पा रहे हैं। ये जो प्रतिमा आप दिख रही है ये जो है चोल वंश की है और जो प्रतिमा है कितनी सावधानी से अलंकृत किया गया है। ऐसी प्रतिमाएं कई तरह बनाई जाती थी और जो ऐसी प्रतिमाएं थी ये कांस्य की होती थी। अब बात कर अभी जैसे कि फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से भी होनी शुरू हो गई थी। कई सिंचाइयों के लिए कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए थे। कई जगहों पर बारिश को इकट्ठा करने के लिए जो बारिश का पानी था उसे इकट्ठा करने के लिए सरोवर बनाए गए थे, जो बाद में सिंचाई के काम में आता था। इसमें श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख के लिए भी जो है पानी का बंटवारा कैसे करना है, इसकी देखरेख के लिए भी जो गांव में रहने वाले कुछ ऐसे लोग थे जो सभी गतिविधियों में शामिल होते थे। तो किसे कितना पानी देना है यानी पानी का बंटवारा करने के लिए, और जो काम था या फिर जो संसाधन थे उन्हें कैसे व्यवस्थित रखना है, उसके जो है उसको कैसे करना है, कैसे उसे व्यवस्थित करना है। तो गांव का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था तो जो है वो इस कार्य को देखता था। ये तमिलनाडु में एक जल द्वार है। होस्य नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था और जो इसे कैसे नियंत्रित किया जाता था और इस पानी से खेत जो है वो सींचे जाते थे। राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाई सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद नाडू न्याय करने और कर वसूलने के लिए प्रशासकीय कार्य करता था। बेलाल जाति के जो धनी किसान होते थे, चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण इन्हें हासिल था। उनमें से कई जो धनी गोस्वामी यानी जिनके पास ज़्यादा जो भूमि थी वो चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान था। इसमें एक शब्द और है अरियार, जिसे प्रधान यानी जो प्रधान जैसी उपाधियां इसे दी गई थी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राज्य के पद सौंपे गए थे। अब बात करते हैं भूमि के प्रकार। जो चोल अभिलेख है विभिन्न कोटियों का इसमें भूमि की विभिन्न कोटियों का इसमें उल्लेख मिलता है। जैसे कि वेलन वगई ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यानी जो गैर ब्राह्मण थे जो ब्राह्मण किसान स्वामी जो थे वो थे। इसमें ब्राह्मणों को उपहार में दी गई थी, यानी जो राजा अनुष्ठान कराते थे, जो यज्ञ कराते थे, उनके द्वारा ब्राह्मणों को जो उपहार के तौर पर जो है वो भूमि दी जाती थी। इसके बाद शाला भोग, किसी विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी गई राजा के द्वारा। देवदान, तिरुमट्टुकनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि मंदिर को बनाने के लिए। पल्ली चंदमम, जिन संस्थानों को दान में दी गई भूमि शामिल थी। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ है। भूमि अनुदान से तात्पर्य है कि जो राजाओं के द्वारा उन्हें दान में दी जाती थी। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी दक्षिण भारत के एक दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई है, क्योंकि ये वही क्षेत्र था जहां पर जो है राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों को पुरस्कार के तौर पर, दान के तौर पर भूमि दी गई है। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा किया जाता था। ब्रह्मदेव से यहाँ पे मतलब है जो थे ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी, उसका वर्णन किया गया है इसमें। तो उसकी देखरेख के लिए एक सभाएं भी जो सभा बनाई जाती थी वो इसमें कुशलतापूर्वक काम करती थी, इसकी देखरेख करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर मिलते हैं। ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे।
नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। जो इन ब्राह्मणों का जो ये कैसे कैसे कार्य करते थे, कैसी देखरेख करते थे, तो इनका जो हमें उल्लेख मिलता है वो मंदिरों की जो शिलालेख है उन पर इनका हमें उल्लेख मिलता है। नगरम के नाम से व्यापारियों के संघ भी होते थे जो प्रशासनिक कार्य देखते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन मिला है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे होता है, सिंचाई का कामकाज, बाग बगीचे, जो मंदिर थे उनकी देखरेख कैसे होती है, या फिर उनकी देखरेख के लिए विभिन्न सभाएं और विभिन्न समितियां बनाई जाती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग थे वो योग्य होते थे। उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। यानी जो लोग सदस्यता या जो बाग बगीचे थे, जो मंदिर थे, सिंचाई कामकाज की देखरेख के लिए सभा संगठन बनाए जाते थे, तो इन सभाओं में जो सदस्यता रखते थे, इन समितियों में जो सदस्यता के लिए योग्य थे, उनको सदस्यता देने के लिए टिकटों का जो है वो उन पर नाम लिखे जाते थे। मिट्टी के बर्तन में रखने के बाद जो है वो एक छोटे लड़के को समिति के लिए के बाद एक टिकट निकालना होता था। तो ऐसे जो है इन समितियों के जो योग्य सदस्य हैं उसका चुनाव होता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के क्या सदस्यता के लिए क्या क्या जरूरी था। जहाँ से भू राजस्व, जो सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण थे तो ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान दिया गया है क्योंकि ये वेद पढ़ते थे। तो जो सदस्य होते थे समिति के, उन्हें वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए, वो ये भी उसमें उल्लेखित है। उन्हें प्रशासनिक मामलों की भी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता, ये भी इसमें उल्लेखित था। जिसने अपने यहाँ संबंधियों के खाता जो जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो यहाँ पे जो है चुनाव के लिए या सभा की जो समितियाँ थी उसके सदस्य बनने के लिए कुछ जो है कैपेबिलिटी रखी गई थी कि क्या क्या इसमें सदस्यता के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। तो उन सब का इसमें उल्लेख दिखाया गया है। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं की हिस्सेदारी करती थी। क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के लिए चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता था। तो अब तक जो हमने पढ़ा है उससे हमें ये उल्लेख तो अभी तक नहीं मिला है कि इसमें जो महिलाएं हैं वो हिस्सेदारी कर सकती थी या नहीं। लेकिन जो ये लॉटरी का जो तरीका था इस पे भी जो उपयोगी था या नहीं, ये हम इसमें पढ़ सकते हैं। तांग वंश के युग का चीन। यहाँ पे चीन के जो राजवंश है उनके बारे में बताया गया है। चीन में तांग वंश राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ था जो लगभग 300 वर्षों तक चला, यानी 7वीं सदी से 10वीं सदी तक यह सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही थी और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं में से यह व्यवस्था जो है कई मायनों में भिन्न भी रही है। तो ये कुछ शब्द है, सामंत, मंदिर, नाडु, सभा, इन सब के बारे में हमने इस अध्याय में पढ़ा है कि ये सब क्या होते हैं। तो ये आज का हमारा जो है 7th क्लास की हिस्ट्री का दूसरा अध्याय था। थैंक यू सो मच।